दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री जो चल रहा है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 चैप्टर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो गए प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको मेंशन कर दूंगी। बाकी तो ये रिवीजन होता रहेगा, आप इसको एकदम बेसिकली कहानी की तरह सुनते जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो यहाँ पर एक नोट जो बच्चे का जिक्र है जिसने नोट पर कड़क नोट पे गांधी जी के चित्र को देखा और उसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, तो और उस पे जो शेर का चित्र होता है उसके बारे में इसने पूछा। तो इस अध्याय में एक मतलब बच्चा है जो तस्वीर पर रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। तो यहाँ पर वैसी फॉर्मेलिटी दी है। तो हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। आपको याद नहीं होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर यूपीएससी मेंस देखा होगा तो अभी 1-2 साल पहले, पिछली बार शायद, हाँ पिछले या 1 साल पहले 2022 या 21 में जो ये हुआ था यूपीएससी मेंस, इसमें हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया भी था मेंस में। तो तस्वीर लगाएं। जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य भारत मतलब एशिया में थे। तो वंश क्या होते हैं? जब एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तो उनको वंश कहते हैं। चंद्रगुप्त उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो आने जाने का दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत से बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिंसा जंगलों से भरा हुआ था, मतलब हिस्सा। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रह और जानवरों का शिकार करते थे, जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं भी बोलते थे। तो यहाँ पर अब चित्र इसको अच्छे से देख लीजिए। लंप, कंधार, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, तक्षशिला, कालसी, मेरठ, टोपरा, बहारपुर दिल्ली के साइड है, लुम्बिनी, सारनाथ, रामपुरवा, लौरिया, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, उज्जैन, किरनार, खपारा, सन्नाटी, मस्की, ब्रह्मगिरी, अरागुड़ी, कलिंग, चौगढ़, धौली। कलिंग देख रहे हैं ना आप? कलिंग में ही कलिंग का युद्ध हुआ था। तो जहाँ रेड रेड डॉटेड है वहाँ पर अभिलेख से प्राप्ति हुई थी। अभिलेख यहाँ मिले थे, पत्थरों पे उत्कीर्ण हैं। और महत्वपूर्ण नगर जो हैं ये ब्लैक जो है उज्जैन है और पाटलिपुत्र है, ये सब महत्वपूर्ण नगर हैं। तो ठीक है, अब करते हैं। तो राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न थे? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की जरूरत होती, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और महाव्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे। तो कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत सारी चीज़ें समय संभव के संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र रहते थे।
तो नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता। कर हमेशा किया जाता, नजराना कभी कभी। राजधानी में सम्राट है तो ये देखते हैं मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश देख रहे हैं। तो सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों से लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के समय पहले खासकर नौकर को खाना चखना पड़ता था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वह पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं और 2-3 मंजिल वाले लकड़ी के कच्ची ईंटें से बनी है। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। राजा तो ठीक है, ये रहा इनके बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट था, इसके बारे में देख लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने का कार्य शुरू किया। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है जो उड़ीसा साइड है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि जब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने जैसा ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म कैसे बढ़ाया जाए। तो अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये कर्तव्य था कि उनकी प्रजा को निर्देश वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए वे संवेदना थी। इसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था और इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महात्मता नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्य की। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं के माध्यम से फैलाए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, तो बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होंगे। वे इस प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरों के धर्म की निंदा करना। और दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो यहाँ कुछ भाषाओं की वो सिंबल दिए हैं, जैसे आरंभिक भाषा ब्राह्मी को देखिए, देवनागरी भाषा हिंदी है और बांग्ला है और मलयालम है, तमिल है।
तो तुम कलिंग में रहती हो तो कल्पना करने के लिए, और क्वेश्चन है जो कोई आपको करना है कमेंट बॉक्स में बताना है, टेलीग्राम के लिंक दे देंगे हम, उसमें आंसर करना है। तो मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बनाओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वह अधिकारी का वसूलते थे, क्या वसूलते थे, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों के किसके रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण किसका नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे। बताओ निम्नलिखित वाक्य सही है गलत, सही गलत आपको बताना है। एक स्क्रीन पॉज करके आप बताइएगा। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता था। ये मेन आंसर राइटिंग के लिए समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख के भेजिएगा। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।